स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल। शुरुआत करते हैं कठुआ से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। कठुआ से बड़ी खबर यह आ रही है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में संदिग्ध गतिविधि पर हिरासत में किशोर को लिया गया है। बीएसएफ ने एक किशोर को हिरासत में लिया है। संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था यह किशोर। मोबाइल जांच में मिला +92 नंबर। अज्ञात लिंक के जरिए ग्रुप से जुड़ा था किशोर। अब तक कोई संदिग्ध चैट नहीं मिली है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुटी हैं। एक बड़ी खबर है ये। खबर यह है कि कठुआ में जो एक खबर सामने आई है, संदिग्ध गतिविधि पर हिरासत में एक किशोर को लिया गया है। बीएसएफ ने किशोर को हिरासत में लिया है। संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था यह किशोर। मोबाइल जांच में मिला +92 नंबर। अज्ञात लिंक के जरिए यह किशोर इस ग्रुप से जुड़ा था। हालांकि अब तक कोई संदिग्ध चैट नहीं मिली है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुटी हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे रिपोर्टर लक्ष्मण, ये पूरा मामला क्या है और क्या पता चला है अब तक? जानकारी में क्या बातें आ सकी हैं? जितनी जानकारी हम शेयर कर सकते हैं अपने दर्शकों के साथ वो जरूरी है। लक्ष्मण, देखिए, सुरक्षा बल पूरे तरीके से अलर्ट हैं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा चल रही है, उसी दौरान ये मनियारी इलाके में संदिग्ध जो किशोर था ये यहाँ पर घूमता नजर आया। जैसे ही बीएसएफ के जवानों ने अलर्ट तरीके से यहाँ पर नाका लगा रखा था। जैसे इसको रोका, फोन चेक करने के बाद पता चलता है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ये जुड़ा हुआ है जिसमें +92 कोड के नंबर काफी सारे थे। और बता दें कि और भी कई सारी कंट्रीज के नंबर उस ग्रुप में थे। और बता दें कि जिस तरीके से इस व्यक्ति को वहां पर घूमता देखे बीजेपी माफ कीजिएगा बीएसएफ के जवानों ने तुरंत जो कार्रवाई की है, इसको हिरासत में लिया किशोर को। हाँ। और इसकी उम्र जो है 16 से 17 साल बताई जा रही है। और मनियारी का ही ये जो किशोर है ये रहने वाला था। और जैसे ही सुरक्षा बलों ने पूछताछ की तो पता चला कि एक अज्ञात लिंक के जरिए इस व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो किशोर है वो जुड़ा था। अभी भी जो सुरक्षा बल है लगातार इससे पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि कोई भी संवेदनशील इलाके की वीडियो जो फोटो इसके फोन से नहीं पाई गई है। और लगातार अभी भी पूछताछ सुरक्षा बलों द्वारा यहाँ पर चल रही है। जी, तो क्या इस किशोर से जाहिर सी बात है जो पूछताछ हुई होगी, क्या लग रहा है आपको कि अनजाने में ऐसा हो गया? चूंकि इस तरह की गतिविधियां आमतौर से जो नापाक मंसूबे के साथ जो संगठन है आतंकी वो ऐसा करते हैं। क्या लग रहा है कि ऐसी माजी में कभी ऐसी घटना कोई सामने आई है? इससे क्या इशारा मिल रहा है कि क्या ये अनजाने में हुआ होगा कि उस ग्रुप में वो जुड़ गया, या फिर इसके पीछे कई बार ऐसी कोई साजिश भी होती है? देखिए, पाकिस्तान हर एक ऐसी कोशिश करता है, ऐसे किशोर बालिकों को जो है फंसाता है ऐसे व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए। और उनसे जो है गलत काम करवाने की कोशिश जो है प्रयास पाकिस्तान की आकाओं द्वारा रहती है। मगर जिस तरीके से ये अज्ञात लिंक के जरिए जुड़ा, अभी तक जो जानकारी मिली है कि ये लिंक इसके पास पहुंचा था, जिसके दौरान ये लिंक को क्लिक करता है जिससे ये व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाता है। मगर ऐसा कोई संवेदनशील वीडियो या फोटो इसके फोन से अभी तक नहीं मिला है। और लगातार पूछताछ सुरक्षा बलों, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूरे तरीके से अलर्ट हैं, जहां पर पूछताछ इस किशोर बालिक से की जा रही है। जी लक्ष्मण, इसके अलावा भी आप हमें बताएं कि सुरक्षा को आप किस तरह से देख रहे हैं? उसके कितने व्यापक उसके इंतजाम किए गए? चूंकि अमरनाथ यात्रा चल रही है और लगातार एक थ्रेट रहता है कि कहीं ना कहीं जो ऐसे मंसूबे हैं उसमें वो कामयाब ना हो जाएं आतंकी संगठन। तो क्या आप कितना देख पा रहे हैं, कितना अलर्ट है इस पूरे मामले को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां? देखिए, सुरक्षा एजेंसियां अमरनाथ यात्रा को लेकर कड़ी की गई हैं। इस बार पिछली यात्रा के मुकाबले इस बार जो यात्रा में सुरक्षा बल जो है वो बड़े मात्रा में तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। और रोजाना जो रूटीन सर्च है, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन बॉर्डर इलाके में चलाए जा रहे हैं। बॉर्डर्स पे नाके बढ़ा दिए गए हैं। और जिस तरीके से इस तरीके की गतिविधि अगर कोई भी नजर आती है तो तुरंत जो है कार्रवाई सुरक्षा बलों द्वारा यहाँ पर की जाती है। और इसमें भी लगातार जो है सुरक्षा बल इस फोन को खंगाल रही है कि आखिरकार कोई चैट वगैरह ना निकले। कि जिस तरीके से ये व्हाट्सएप ग्रुप था, अदर कंट्रीज के भी नंबर इस ग्रुप में पाए गए हैं। और भी बहुत सारे नंबर जो हैं जो इसके साथ इसके दोस्त कहें कि यहाँ के और भी नंबर जो जुड़े हैं उनके साथ भी अभी लगातार
अनुसार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूछताछ करेंगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण तमाम जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल +92 जो कंट्री कोड है वो पड़ोसी देश पाकिस्तान का है और इसलिए इस कोड के साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप की जो खबर थी, इसको लेकर के जो सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी अलर्ट हैं। जिस किशोर के मोबाइल में इस ग्रुप से, इस नंबर से, इस कोड से जुड़े जो व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी मिली है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। वो अभी हिरासत में है। आगे बढ़ते हैं। सांबा से एक बड़ी खबर है। देवक क्षेत्र में मिले विस्फोटक, ILL राउंड शेल और MGL शेल मिले। बम निरोधक दस्ते ने शेल को निष्क्रिय किया। इलाके में चलाया गया तलाशी अभियान। समय पर कार्रवाई से एक बड़ा खतरा टल गया। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से है। जम्मू कश्मीर के सांबा से खबर यह है कि देवक क्षेत्र में, सांबा के देवक क्षेत्र में विस्फोटक मिले हैं और ILL राउंड शेल और साथ ही MGL शेल मिले। बम निरोधक दस्ते ने शेल को निष्क्रिय कर दिया है। इलाके में साथ ही साथ तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। वक्त पर यह कार्रवाई की गई, इससे एक बड़ा खतरा टल गया। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन हर हाल में होगा, चाहे प्रशासन से इसकी इजाजत मिले या न मिले। ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 20 जुलाई के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सभी नेता 19 जुलाई को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने यह भी जोड़ा कि दिल्ली में आगे का रुख और रणनीति वहां के प्रशासन के रवैये को देखने के बाद ही तय की जाएगी। मुस्तफा साहब की तबीयत अचानक 11 तारीख को बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टरों ने हमें उस वक्त कहा था कि शायद ही वो 11 को बचेंगे, लेकिन उस वक्त भी मुझे पार्टी के सदर जनाब फारूक साहब की हिदायत थी कि कुछ भी हो मुस्तफा साहब को हमें अपने 12 तारीख का जम्मू का प्रोग्राम जो है वो जारी रखना था। तो इन हालात में जबकि हम 12 का फंक्शन और आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल होने पर PDP आज फैसला लेगी। PDP नेता आगा सैयद मुंतजिर ने कहा कि पार्टी की बैठक में इस मुद्दे पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन सिर्फ राज्य का दर्जा बहाल करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन में राज्य के दर्जे के साथ राजनीतिक बंदियों की रिहाई और अन्य मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो ये एक बड़ा फैसला है जो PDP को लेना है। PDP इस बारे में तय करेगी। आज पार्टी का एक इसमें उम्मीद है कि एक इजलास होगा जिसमें इस बात पर गौर व किया जाएगा कि क्या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रस्तावित जो एक प्रदर्शन है दिल्ली में, क्या उसमें PDP भी शामिल होगी या नहीं होगी। आबिद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आबिद, क्या इनपुट्स मिल रहे हैं PDP के बारे में, क्या ख्याल है? क्या जो आज जो उनको फैसला लेना है पार्टी के अंदर, वो मीटिंग करेंगे या फिर जहन उन्होंने बना लिया है? क्या इनपुट है? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आपको मालूम है, कल PDP MLA आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कई बातों की तरफ इशारा किया। हालांकि आज PDP जो है मीटिंग करेगी और मीटिंग में ये तय पाया जाएगा कि क्या रणनीति पार्टी अपनाएगी, क्या पार्टी शामिल होगी। लेकिन जिस तरह से PDP MLA ने बात की, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्टेटहुड पार्लियामेंट में वादा किया गया है वो बहाल होकर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि असल मुद्दा यहाँ पर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उनकी रिहाई के लिए एहतजाज होना चाहिए। यहाँ पर जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उन पर जो कदगन है उनको हटाने के लिए जो है एहतजाज होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो इशारा है ये हम समझ सकते हैं PDP स्टेटहुड के लिए एहतजाज नहीं करने वाली है। ये हालांकि PDP MLA की बात थी, क्या कुछ मजीद फैसला होगा वो आज हालांकि 12 बजे के आसपास PDP की मीटिंग है उसमें तय पाया जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी क्या PDP अब इस प्रोटेस्ट में शामिल होगी। हालांकि कई तरह की बात है, क्योंकि PDP की लगातार ये बात करते आ रही है पॉलिटिकल प्रिजनर्स की
वो रिहाई चाहते हैं। जैसे आपको मालूम है 2019 के बाद यहाँ पर हुर्रियत को बैन किया गया, उस पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं देखेंगे तो पीडीपी का मौकफ वो प्रो हुर्रियत रहा है कि वो, हालांकि जिस तरह से कल बयान भी आया है कि हुर्रियत पर जो पाबंदियां है वो भी हटानी चाहिए। तो जिस तरह से बयानात पीडीपी की जानिब से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है पीडीपी शायद इस एहतजाज में शामिल नहीं होगी। हालांकि पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती की क़यादत में आज मीटिंग होगी और जो तस्वीर है वो साफ होगी। ठीक है आबिद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पीडीपी का फैसला क्या होगा ये काफी अहम होगा देखना। लेकिन आबिद, हमारे रिपोर्टर जैसा बता रहे हैं कि ऐसे बहुत ही कम चांसेस हैं कि पीडीपी इसमें शामिल हो। आगे बढ़ते हैं। बाबा बर्फानी के भक्तों की आस्था लगातार जारी है। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के तहत जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 15वां जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 5201 श्रद्धालु शामिल हैं, जिन्हें 191 वाहनों के काफिले के साथ बालटाल और पहलगाम मार्गों के लिए भेजा गया। संयुक्त पुलिस नियंत्रण कक्ष के मुताबिक 1745 श्रद्धालु बालटाल मार्ग और 3456 श्रद्धालु पहलगाम मार्ग से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले हैं। यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के लिए प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक इंतजाम किए हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा के 13वें दिन 22,599 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। अब तक इस साल की यात्रा में 3,24,525 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। 57 दिनों तक चलने वाली इस वार्षिक यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है। बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों पर यात्रा सुचारू रूप से जारी है और प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। समीर हमारे से जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, क्या है ताजा हालात? जो श्री अमरनाथ की यात्रा है वो बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। यात्री निवास के बाहर हैं और यात्री निवास के बाहर का दृश्य देख लीजिए, कितने जबरदस्त उत्साह है और यात्रियों में जो है बहुत ही जबरदस्त जोश है। ये यात्री मुख्तलिफ वेरियस पार्ट से आए हैं, लगातार यहाँ यात्री निवास में पहुंच रहे हैं और कल जो 16वां और 17वां जत्था परसों निकलना है उसके लिए ये जो यात्री है यहाँ पे पहुंच रहे हैं। यात्रियों में बहुत ज्यादा उत्साह है और जिस तरह मैं लगातार कह रहा हूँ कि यात्री तकरीबन 3,25,000 से ज्यादा यात्री कल शाम तक दर्शन कर चुके हैं भोलेनाथ के। और यात्रियों में जो उत्साह है, अब यहाँ यात्री निवास की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त है। कुछ यात्रियों से बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है सौरभ कुमार। कहाँ से आप आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, पहली बार जा रहे हैं? नहीं, मैं तीसरी बार यात्रा में जा रहा हूँ। पहले कब गए थे? 2 बार। लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर 2 बार यात्रा में। मतलब भोलेनाथ आपको खींच ही लेते? बोले और खींच ही लेते हैं। अच्छा, कैसा लगता है जब आप यात्रा करके आते हैं? बहुत अच्छा लगता है। जब गुफा पास पहुंचते हैं बहुत अच्छा लगता है और अच्छा महसूस होता है, पॉजिटिविटी मिलती है वहाँ पहुंच के। मैं तो बोलूँ सबको एक बार जरूर आना चाहिए अमरनाथ यात्रा में। जिंदगी में एक बार अमरनाथ यात्रा जरूर करनी चाहिए। कितने लोग आप आए? हम फ्रेंड। ठीक है, अब कुछ लेडीज से पहले बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं। ये कहाँ से आप आए हो? जयपुर से। पहली बार यात्रा के लिए? पहली बार जा रहे हो, तो क्या करते हो आप? अच्छा, हाउस। कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच के? चलिए, बहुत शुक्रिया समीर, बहुत शुक्रिया। काफी जोश है, लोग खुश हैं और मुतमईन है कि यात्रा अच्छी चल रही है। सुरक्षा को लेकर कोई उन्हें परेशानी नहीं है, सुविधाओं को लेकर कोई परेशानी नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज है। मुंबई स्थित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में बच्चों के लिए तैयार की गई इंटरैक्टिव प्रदर्शनी इमोशंस लैब की शुरुआत की गई। खुद ईशा अंबानी ने बच्चों के साथ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। रिलायंस फाउंडेशन और दादू के सहयोग से तैयार की गई इस प्रदर्शनी का मकसद बच्चों को अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने और उन्हें सकारात्मक तरीके से व्यक्त करना सिखाना है। उद्घाटन के दौरान 100 से अधिक बच्चों ने विभिन्न इंटरैक्टिव गतिविधियों में हिस्सा लिया। ये प्रदर्शनी 5 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों और उनके परिवारों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। ईशा अंबानी ने कहा कि सीखने की प्रक्रिया बच्चों के लिए जिज्ञासा और आनंद से भरपूर होनी चाहिए। उनका कहना था कि इमोशंस लैब बच्चों को कक्षा के भीतर और बाहर दोनों जगह भावनात्मक रूप से मजबूत बनने में मदद करेगी।
बता दें कि रिलायंस फाउंडेशन के एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल यानी ESA ऐसा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए शुरू की गई इमोशंस लैब में उन्हें अपनी भावनाओं को समझने और बेहतर तरीके से व्यक्त करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदर्शनी में बच्चे इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन, कला, रोशनी, रंग और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से खुशी, उदासी, गुस्सा और डर जैसी भावनाओं को पहचानना और उन्हें सकारात्मक ढंग से व्यक्त करना सीखेंगे। NMACC यानी नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में शुरू की गई इमोशंस लैब प्रदर्शनी 23 अगस्त 2026 तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। रिलायंस फाउंडेशन के अनुसार भविष्य में इस प्रदर्शनी को देश भर के स्कूलों और आंगनवाड़ियों तक भी पहुंचाया जाएगा ताकि अलग अलग पृष्ठभूमि के अधिक से अधिक बच्चे इसका फायदा उठा सकें। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें न्यूज 18 दिल्ली NCR के साथ। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पाकिस्तान के खिलाफ POK में सबसे बड़ा प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे लाखों प्रदर्शनकारी, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। JAAC नेता अमन खान का बड़ा बयान, पाकिस्तान दुनिया को झूठ बोलता है, POK आजाद नहीं है। अमन खान का कहना है कि POK आजाद नहीं है। अमन खान ने कहा कि POK में पाकिस्तान का कब्जा है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ POK में सबसे बड़ा प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे लाखों प्रदर्शनकारी, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में जारी विरोध प्रदर्शन अब बड़ा राजनीतिक संकट बनता दिखाई दे रहा है। लंबे समय से पाकिस्तान जिस इलाके को आजाद कश्मीर बताकर दुनिया के सामने पेश करता रहा है, वहीं से अब उसकी नीतियों के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। POK के रावलकोट में आयोजित एक बड़ी रैली के दौरान ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है। आरोप लगाया कि ये इलाका आजाद नहीं बल्कि पाकिस्तान के नियंत्रण में है और यहां के लोगों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय मुद्दों, अधिकारों और प्रशासनिक नीतियों को लेकर नाराजगी जाहिर की। वहीं हालिया हिंसा और मौतों के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया है। POK में हल्ला बोल, इस्लामाबाद में सहमी शहबाज सरकार। रावलकोट से उठा जनसैलाब, मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च। POK में विद्रोह से कांपा पाकिस्तान, प्रदर्शनकारियों पर 3rd डिग्री टॉर्चर। BLA की बगावत, 85% बलूचिस्तान पर कब्जा।
सुन लो जालिमों, सुन लो कातिलों, हम तुम्हारी मौत हैं। पीओके से उठी ये आवाज इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के होश उड़ा रही है। अब इनकलाब आएगा और ऐसा आएगा कि उसमें पाकिस्तान सरकार और उसके फैलाए आतंक का अंत हो जाएगा। कश्मीरियों के गुस्से से इस्लामाबाद में बैठी पाकिस्तान की जुल्मी सरकार थर-थर कांप रही है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पसीने निकल रहे हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए मार्शल मुनीर ने बेगुनाह कश्मीरियों को मारने का ऑर्डर दे दिया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि पाकिस्तानी सेना और सरकार ने कब्जाए गए कश्मीर के लोगों पर किस कदर कहर बरपाया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने अब विद्रोह का रूप ले लिया है। पीओके में कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। पीओके में बगावत बेकाबू, जेडब्ल्यूएसी का लॉन्ग मार्च, रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक कूच, पाकिस्तान से आर पार की तैयारी में पीओके में जेडब्ल्यूएसी यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च से पाकिस्तान की सरकार और वहां की फौज डरी हुई है। पाकिस्तान की फौज पीओके में प्रदर्शन को कुचलने के लिए हर तरह का क्रूर हथकंडा अपना रही है। लॉन्ग मार्च के एक दिन पहले पाकिस्तानी रेंजर्स ने जमकर कहर बरपाया। पीओके में कई जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और 8 से 9 प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भून डाला गया। लेकिन पाकिस्तानी बलों का दमन भी अवाम की आवाज को दबा नहीं पाया। पीओके के लोग दोगुने जोश के साथ सड़क पर उतर रहे हैं। हजारों लोगों को इन्होंने अगवा कर रखा है और अभी तक उनका कुछ इल्म नहीं है वो कहां पर है। उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर कश्मीरियों का कत्ल-आम पाकिस्तानी फोर्सेस जारी रखे हुए। पीओके में जेडब्ल्यूएसी यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का प्रदर्शन हो रहा है। हजारों लोग अब इस मार्च में शामिल होकर रावलकोट से मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इनको काबू में रखने के लिए सेना ने पीओके के अंदर 16,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं। लेकिन पाकिस्तान की फौज हथियार के बल पर कश्मीर के लोगों को झुका नहीं पाई तो साजिश पर उतर आई है। सादी वर्दी में पाकिस्तानी रेंजर्स को प्रदर्शन में भेजा गया। इन्हें टास्क दिया गया प्रदर्शनकारियों की जेब में भारतीय करेंसी रखने का, ताकि झूठा आरोप लगाकर जायज मांगों को लेकर हो रहे प्रदर्शन को बदनाम किया जा सके। यह आरोप लगाया जा सके कि इन प्रदर्शनों के पीछे भारत का हाथ है। लेकिन साजिश कामयाब होती उससे पहले ही प्रदर्शनकारियों ने मुनीर के जासूस को पकड़ लिया। मैं 27 मेरा बेल्ट नंबर है, मैं इस्लामाबाद पुलिस का मुलाजिम हूँ और मैं रावलकोट ड्यूटी कर रहा हूँ। ये नोट मुझे मेरे एक सीनियर ने दिए हैं ताकि मैं ये किसी जो कमेटी का बंदा है वहाँ जल्द से मैं इसको ड्रॉप करूँ। और मैं यहाँ पे इनके पास हूँ। इन्होंने मुझे कोई मारा नहीं है, तशद्दुद नहीं किया मुझ पे और पुरअमन लोग हैं, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में फटा बगावत बम, पीओके से बलूचिस्तान तक विद्रोह, पाकिस्तान का टूटना तय है। मुनीर और शहबाज की जोड़ी का जाना तय है। स्वयंभू बिचौलिए अमेरिका ईरान में समझौता कराने का ढिढोरा पीट रहे थे। अमेरिका ईरान की डील तो टूटी ही टूटी, यहां पाकिस्तान टूटने के कगार पर पहुंच गया है। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान अपने ही घर में 3 मोर्चे पर जूझता दिख रहा है। एक तरफ पीओके में इस्लामाबाद के खिलाफ सड़कों पर बगावत है, हजारों लोग मुजफ्फराबाद कूच कर रहे हैं। दूसरी ओर बलूचिस्तान बगावत का दूसरा एपिसेंटर बना हुआ है। चगाई शहर पर कब्जा करने वाले बलूच विद्रोहियों को लेकर अब बागियों के हौसले बुलंद हैं। बलूचिस्तान से आजादी का बड़ा दावा सामने आया है। बलूचिस्तान में सोशल मीडिया पर आजादी का ऐलान किया जा रहा है। दावा है कि 85% बलूचिस्तान पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल में नहीं है। बलूचिस्तान में नया झंडा, नया राष्ट्रगान और नई करेंसी आने का दावा किया जा चुका है। तो तीसरी तरफ टीटीपी के हमले पाकिस्तानी सेना के लिए मुसीबत बनकर खड़े हैं। पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने 2-3 दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें वसूल की हैं। हमने
बाजारों में एक ही काम किया कि अपने प्यारों के लिए कफन खरीद सकें। हमने सिर्फ एक ही काम किया कि अपने प्यारों के जनाजे पढ़ सकें। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान की नींव हिल चुकी है? एक साथ कई मोर्चों पर बगावत से पाकिस्तान टूट जाएगा? कंपनी के मकाम पर जो है 3 बड़े धमाके हुए हैं। धमाकों के बाद जो है आग के शोले बुलंद हुए हैं, धुएं के बादल छा गए हैं। ये आप देख रहे हैं, आप भी उस इलाके से जो धुएं के बादल उठे। क्योंकि पीओके के साथ साथ बलूचिस्तान में भी बलोचों ने हमले कर पाकिस्तानी फौज की नाक में दम कर रखा है। बलूचिस्तान के क्वेटा के डेरा मुरीद जमाली के पास विद्रोहियों ने उच्च टावर प्लांट पर हमला किया। इस हमले में उन्होंने धमाका करके पावर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचाया है। उधर बलोच नेता मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान को आजाद देश घोषित कर दिया है। उनका दावा है कि उन्होंने बलूचिस्तान के 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से जारी किए गए बयान के मुताबिक बलूचिस्तान की रक्षा और सुरक्षा बल अब प्रदेश की 85% क्षेत्र पर कंट्रोल कर रहे हैं। बलूचिस्तान की सोने और तांबे की खानों पर भी अब उनका नियंत्रण है। 150 से ज्यादा सक्रिय गैस क्षेत्रों और 1200 से ज्यादा कोयला खदानों पर भी कब्जा हो गया है। बलोच देश का राष्ट्रगान मां चुकैन बलोच अपना लिया गया है। बलोचिस्तान में नया राष्ट्रीय ध्वज भी जारी कर दिया गया है। बलोची फलूस के नाम से नई राष्ट्रीय मुद्रा अपना ली गई है। साथ ही पाकिस्तान सेना और प्रशासन को हटाकर बलोच के लोगों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था कायम कर ली है। इसी आधार पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान को मान्यता देने की अपील की है। मीर यार बलोच के दावों के मुताबिक पाकिस्तान की फौज के लिए 2026 का जुलाई महीना सबसे खतरनाक साबित हो रहा है। बीएलए के हमले में काफी संख्या में पाकिस्तानी फौज और पुलिस के जवान मारे जा रहे हैं। अब तक तो बलोच लड़ाके सिर्फ पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों को मारते थे, लेकिन अब तो ये मुनीर की फौज को खुला चैलेंज देते हुए शहरों और 85% क्षेत्र पर कब्जे का दावा करने लगे हैं। वैसे तो बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई कई संगठन लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में कई हथियारबंद गुट सक्रिय हैं, लेकिन बलूचिस्तान की आजादी को लेकर सबसे घातक और असरदार संगठन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA। अलगाववादी संगठन है बलूच लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान से बलूचिस्तान आजाद कराना मकसद। अमेरिका की रिपोर्ट, BLA में 5000 लड़ाके, मजीद ब्रिगेड जैसे आत्मघाती दस्ते शामिल, छोटे हथियार और एंटी टैंक रॉकेट से लैस। BLA समय समय पर पाकिस्तान को बारूद के धमाकों से दहलाता रहा है। मतलब रावलकोट से लेकर क्वेटा तक विद्रोह की चिंगारी जल रही है और पाकिस्तान टूटने की कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि इस देश की बुनियाद ही आतंक और आतंकवादी सोच पर टिकी है। आतंक के पनागाह पाकिस्तान में कई जगहों पर साजिशों का बवंडर चल रहा है। अब पाकिस्तान का आतंकी गुट लश्कर तैयबा और उसके आतंकियों का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो मंगला डैम के पास एक ट्रेनिंग सेंटर में हैं। पानी में कैसे ऑपरेट किया जाए इसकी उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। इस वीडियो में आतंकवादी हारिस डार, जिसे अमेरिका ने भी आतंकवादी घोषित किया हुआ है, वो उन्हें बता रहा है कि उनका अगला टारगेट मंगला डैम है। पीओके में बना मंगला डैम सिंधु जल समझौते से भी जुड़ा है, क्योंकि इस नदी में झेलम नदी का पानी जाता है। ऐसे ही आतंकी संगठनों की वजह से पाकिस्तान की ये दुर्गति है। आतंकिस्तान अब भी नहीं संभला तो टुकड़े टुकड़े होना तय है।